अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 10, भटके हुए रास्ते और पगडंडियाँ। हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो पहली बार उसमें ज्योमेट्री आती है। क्लास 6, 7th, 5th या जिस भी स्कूल में जैसा होता हो, वहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है वह होती है सीधी रेखा क्या है। जब दो बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है वो एक सीधी रेखा होती है। जब यही पढ़ाई और एडवांस होती है, आगे की क्लास में जाती है, तब आपको बाय डेफिनेशन ये पता चलता है कि इस दुनिया में सीधी रेखा दिखे भले, लेकिन सीधी रेखा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया की सारी सीधी रेखाएं एक बड़े से वृत्त या सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होती हैं। सीधी रेखा अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती, पर अब मुझे भी यही लगता है कि ज़िंदगी में भी सीधी रेखा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब बीटेक के बाद मेरी नौकरी नहीं लगी और मैं कोचिंग करने के लिए कानपुर गया, तो वहाँ पर जो कोचिंग वाले थे उनकी एक बुकलेट आई थी। उस बुकलेट के पिछले पन्ने पर एक सीढ़ी बनी थी और सीधी रेखा में लिखा था कि हर 2 साल में आप क्या हो जाएंगे। पहले 2 साल में आप असिस्टेंट मैनेजर होंगे, फिर मैनेजर होंगे, फिर सीनियर मैनेजर होंगे, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर होंगे। उसमें पूरा खाका बना था कि कैसे आप ऊपर जाते जाते 20 साल में सीईओ हो जाएंगे। मुझे लगा वो सीढ़ी भी अपने आप में सीधी रेखा जैसी बात करती थी। आप सोचिए कि अगर आज जो भी आपकी उम्र है और आपको एग्जैक्टली पता हो कि अगले 20, 25, 30 साल आपके साथ क्या होने वाला है, आपका हर एक दिन कैसा बीतने वाला है, तो इस पूरी जिंदगी का पॉइंट ही क्या रह जाएगा। हालांकि सीधी रेखा चलने में यूँ तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा हमें अपनी सीधी रेखा में चलते हुए आसपास की पगडंडियों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। क्या पता जो हमारे लिए सीधी रेखा हो वो किसी दूसरे के सर्कल की कोई लाइन हो और हम गलत सर्कल की लाइन में अपनी पूरी लाइफ चल दें। मैं सीधी रेखा पर चला होता तो आज किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा होता। वो बात अलग है कि मैं वहाँ भी होता तो अपने आप को खुश रखने के बहाने ढूंढ लेता। लेकिन मुझे लगता है खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहाने पर नहीं डालना चाहिए। आप कोई भी काम कीजिए, आप 24 घंटे खुश तो रह नहीं सकते, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें आप जब काम करें तो कुछ और याद ना आए। बार बार घड़ी ना देखनी पड़े कि कितने घंटे हो गए, जल्दी से ऑफिस का टाइम खत्म हो और घर जाएं। हम 5 दिन काम करते हुए केवल वीकेंड का इंतज़ार करने को ज़िंदगी ना मान लें। लाइफ को हमेशा एक लंबा निबंध वाला जवाब ना मानकर मल्टीपल चॉइस के सवाल की तरह देखना चाहिए, जहां कई बार सही जवाब ना पता हो तो भी सही टिक केवल इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको पता था कि 3 गलत जवाब कौन से थे। जब मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था तो मुझे कानपुर में हमारे टीचर नीरज प्रसाद ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी। उन्होंने एक दिन क्लास में पूछा, आप लोग क्यों कर रहे हो एमबीए की तैयारी। हम में से ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे या करके आए थे। हम में से ज़्यादा लोग यही सोचते थे कि एमबीए से बढ़िया सैलरी वाली नौकरी लग जाएगी। सबने लगभग यही जवाब दिया। तो नीरज सर ने कहा कि अगर पैसा ही बनाना है तो बिजनेस करो, ये नौकरी क्यों कर रहे हो। और अगर लाइफ में गोल पैसा ही बनाना है तो वो पैसा तो किसी भी लीगल तरीके से बनाया जा सकता है। कहानी ऐसे थी कि एक सिपाही होता है और वो अपने काम में बहुत अच्छा होता है। उसको बोलो 10 आलू छील दो तो तुरंत छील देता, 15 आलू बोलो तो वो भी तुरंत कर देता, 50 आलू छीलने कहा जाता तो वो भी जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी छील देता। जब वो लगातार अच्छा काम कर रहा था तो उसके बॉस ने अपने बॉस को बोला कि सिपाही बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका प्रमोशन कर देते हैं। सुपर बॉस ने कहा कि हाँ, बढ़िया है, मेहनती है, इसको कर देते हैं प्रमोट, पर इसका एक टेस्ट कर लो। इस पर सिपाही के बॉस ने कहा कि सर, मैं तो पहले ही ले चुका टेस्ट,
बहुत अच्छा काम करता है, इसका प्रमोशन कर देते हैं। सुपर बॉस ने कहा, ठीक है, उसको बुलाओ। सिपाही को बुलाया गया। सुपर बॉस ने उससे कहा कि एक काम करो, ये सामने जो आलू पड़े हैं इसमें से 5 सबसे अच्छे छांट के ले आओ। सिपाही गया और अगले 2 घंटे तक नहीं लौटा। जब वो नहीं लौटा तब सुपर बॉस ने कहा कि अभी ये प्रमोशन के लिए तैयार नहीं है। एमबीए की जो नौकरियां हैं वहाँ पर कई बार काम ये भी होता है कि आपको क्या नहीं करना है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो एमबीए के एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और कई बार सवाल आप इसलिए नहीं सही करते क्योंकि आपको सही जवाब पता है, बल्कि कई बार आप इसलिए सवाल का जवाब सही कर पाते हैं क्योंकि आपको गलत 3 जवाब पता हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं। उन सभी में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की है कि उनको एग्जैक्टली ये पता होता है कि उनको क्या नहीं करना है और क्या करना है। वो तो हम सारे लोगों को पता ही है कि हमें क्या करना है। हम इसी कोशिश में है ना कि हमें पता चल जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। लेकिन कई बार अगर हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे लिए गलत ऑप्शन क्या है तो हम रास्ते में आने वाली बहुत सी मुश्किलों से बच जाते हैं। जैसे जब मैं बीटेक करके निकला तो मेरे पर बहुत प्रेशर था। मैंने ये प्रेशर अपने आप बना लिया था कि यार मेरे सब दोस्तों की नौकरी लग रही है, मैं कैसे खाली बैठ सकता हूँ। इस दौरान नोएडा सेक्टर 19 में रहता था और हम वहाँ रोज़ जाते थे जहाँ पर वॉक इन होता था। हज़ार हज़ार लोगों का वॉक इन होता और आप गर्मी में खड़े हैं, बिना पानी बिना छाँव के। किसी तरीके से रिटर्न क्लियर होता है, आप अंदर पहुँचते हैं सेकंड राउंड के लिए। रोज़ सुबह निकलते और रोज़ शाम को थके हारे बिना नौकरी के लौटते। खासकर नोएडा सेक्टर 16 की मेरी इतनी ख़राब यादें हैं कि मैं अब भी वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे ठहरा हुआ अपना 21 साल का वर्जन नज़र आता है, जिसको कुछ नहीं पता था, जो उस नौकरी के ना मिलने से परेशान था, जो वैसे भी मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। रोज़ का यही रूटीन था। फिर एक दिन पता चला कि गुड़गांव में एक कंपनी है, वहाँ पर ओपनिंग आई है और कम लोगों को उस नौकरी के बारे में पता है। 2005 में मेट्रो से गुड़गांव दिल्ली से कनेक्टेड नहीं था। हम बस बदल बदल कर वहाँ पहुँचे। 3 घंटा लग गया पहुँचने में। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी है उसकी सैलरी 5 या 7 हज़ार महीना है। मैं बाहर आया और चाय की दुकान पर बहुत देर तक खड़ा हुआ सोचता रहा कि यार मैं इतने कम में काम कैसे करूँगा, वो भी वो काम जो मुझे पसंद नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। मैंने ज़्यादातर बड़े फैसले या तो रोते हुए लिए हैं या चाय पीते हुए या अस्सी घाट पर। मैं एक के बाद एक चाय पीता रहा, जैसे अपने आप को सज़ा दे रहा हूँ, अपने आप को भीतर से जला रहा हूँ। कई बार खुद को सज़ा देना सुकून पाने का इकलौता तरीका बचता है। उस दिन शाम को मैंने तय कर लिया था कि मैं सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करूँगा। मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे उस दिन उस ऑफिस का माहौल देखकर, वहाँ पर काम करते हुए लोगों को देखकर लगा कि यार ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये मेरी सीधी रेखा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम चाहे यूपीएससी की तैयारी करें या कोई भी तैयारी करें या किसी भी फील्ड में जाना चाहें, हमें हमेशा उस फील्ड में काम कर रहे लोगों की 1-2 दिन की दिनचर्या को देखना चाहिए। वो लोग सुबह से शाम तक करते क्या हैं? अगर आप उसको सही से देख लेंगे तो बहुत सारे सपने जो हमें बेचे गए हैं ना, वो बिखर जाएंगे। हम वो काम कभी करेंगे ही नहीं, हम कभी उस दिशा में नहीं जाएंगे। तब पहली बार शायद हम बैठकर सोचें कि हमारे लिए क्या सही है। इसी से जुड़ी एक और कहानी मुझे याद आती है। टाटा सन्स, टाटा की कंपनी की मदर कंपनी है। उनके एक बड़े अधिकारी मेरे एमबीए वाले कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए आए थे। अगर आप टाटा सन्स में बहुत सीनियर ऑफिसर हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं। उन्होंने बड़ी सही एक बात बताई थी कि उनका कोई बैचमेट था जिसने उनके साथ में ही टाटा ज्वाइन किया था। टाटा में एक प्रोग्राम चलता है जिसे टीएएस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहा जाता है। इसमें बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होता है। इसमें अगर हो जाए तो बाद में बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफाइल मिलती है। इस प्रोग्राम में जो लोग भी होते हैं वो एक समय के बाद फिर कंपनी को लीड भी करते हैं। भविष्य के लीडर को ढूंढने के लिए ही ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। उनके दोस्त ने वो ज्वाइन किया और उसके 1 साल के अंदर छोड़ दिया।
वो लड़का गायब हो गया और कई साल बाद उनको मिला। मिलने पर पता ये चला कि 30 साल बाद वो एक गांव में पढ़ाता है, वही गांव में रहता है। उस गांव के सैकड़ों लड़कों की जिंदगी बदल चुका है। वो उनके बहुत सारे बैचमेट से ज़्यादा खुश था, जो दुनिया की नज़र में बहुत सक्सेसफुल हैं। उन्होंने ये किस्सा सुनाया था। उस समय मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था। तब मुझे ये ख्याल आया कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट डिस्टेंस, इट्स अबाउट डायरेक्शन। उस लड़के को भी ये एग्जैक्टली पता था कि उसको किस रास्ते नहीं जाना है। इसलिए अगर आप परेशान हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप अपने ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करिए कि आपको कहाँ कहाँ नहीं जाना है। करियर एक एग्ज़ाम, एक नौकरी से नहीं बनते। करियर बनाना, अपने आप को बनाना, एक लंबी सड़क पर चलने जैसा है, जहाँ कुछ साल अच्छे जाएंगे और कुछ साल बहुत खराब। ज़रूरी यह है कि स्पीड भले स्लो हो, लेकिन दिशा सही हो। जैसे अलमारी में अखबार के नीचे तह करके कुछ ज़रूरी कागज़ रखे जाते हैं, वैसे ही कुछ लोगों को संभाल कर मन की तह में छुपा देना चाहिए। गांव की बूढ़ी औरत कहती थी कि लोग नज़र लगा देते हैं, बड़ी से बड़ी नज़र वो 100 रुपए में उतार देती। पता नहीं कुछ होता या नहीं, लेकिन उसके यहाँ से लौटने पर हल्का महसूस होता। उन सभी लोगों की जो तह में चुपचाप पड़े थे, उनकी याद अब धुंधलाने लगी थी। उनके स्वाद भी शायद बदल गए थे। नहीं, लोग नहीं, अखबार बदलते हैं। मन बदलता है ना, इसलिए स्वाद बदल जाता है। असल में बदला हुआ स्वाद ही हमारा मन है। मन चंचल है, लेकिन मन ही है जो अटका भी रहता है। नज़र उतारने वाली औरतें कम होती जा रही हैं। लोगों ने अखबार रखना कम कर दिया है। अलमारी में काम की सारी चीज़ों के बीच सबसे ज़रूरी चीज़ खो गई है। वो ज़रूरी चीज़ कई बार हम खुद होते हैं। इतनी तहें हैं, शहर, घर वालों, दोस्तों, प्यार, नौकरी और दुनिया की तह के नीचे दबे। हमें पता ही नहीं चलता कि सबसे भारी बोझ हमने ढो रखा है। हम कौन हैं ये पता होने का, और हम कौन हैं ना पता होने का बोझ। पर सबसे भारी बोझ है खुद को जानते हुए भी अपनी सच्चाई को दुनिया की तह में खो देने का।